Hi everyone, I'm gonna come up with a concept of a weighted average cost of capital. एक उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन के वैक होता क्या है एंड प्रैक्टिकली मैं अगर उसको इवेल्युएट करूँ कि वैक की मुझे नीड क्या पड़ती है. सो इट्स अ फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट, एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है बिफोर एंटरिंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ ईदर वैल्यूएशंस और एक वर्ल्ड ऑफ इवेल्युएटिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. तो सबसे पहले वैक की आपको नीड पड़ेगी. तो फॉर एग्जांपल आपको कोई प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को आपने फाइनेंस करना है और आपको 10 करोड़ रुपीज़ की नीड है. अभी आप गियरिंग पे ऑपरेट कर रहे हैं. आपकी 40% आपका डेट है आपके कैपिटल का और 60% आपकी इक्विटी है. नाउ यू हैव टू डिसाइड whether you have to go for debt raising or whether you have to go for equity raising. ये 10 करोड़ रुपीज़ की आपको फाइनेंसिंग की नीड है. अब आप फाइनेंसिंग करें कहाँ से? लोन्स लेके करें या फिर इक्विटी लेके करें? नाउ लोन लें, शॉर्ट टर्म लोन लें या लॉन्ग टर्म लोन लें या इक्विटी रेजिंग में आप क्या करें, और आपको किस तरीके से फाइनेंसिंग अपनी करनी चाहिए. तो इसके लिए जो है ना आपको ये देखना पड़ेगा, यार मैं फाइनेंसिंग करने से पहले मैं देख लूँ यार मेरी अपनी एग्जिस्टिंग जो मैंने कैपिटल रेज किया हुआ है वो कैपिटल है क्या मेरा. एक तो मैं लेंडर्स हैं और लेंडर्स को मेरे 40% वो मेरा डेट है पूरे कैपिटल का, और उस लेंडर को मुझे इंटरेस्ट की रीपेमेंट करनी है. सो दैट इज़ कॉस्ट फॉर मी, द रीपेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट. और एक तरफ जो है ना मेरे इक्विटी होल्डर्स हैं, इक्विटी होल्डर्स को मुझे डिविडेंड रीपेमेंट करना है, और इक्विटी होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन है कि उनको कैपिटल गेन्स भी चाहिए. तो इधर इन एक कुछ कैपिटल गेन और कुछ डिविडेंड रीपेमेंट की फॉर्म में उनको भी रिटर्न देना है. सो अब ये मेरे लिए ओवरऑल मेरी एक कॉस्ट होगी. और ये वो एक्सपेक्टेशन है, अगर मैं इनडायरेक्टली कॉस्ट को डिफाइन करना चाहूँ इन वर्ड्स, कि दैट इज़ द एक्सपेक्टेशन ऑफ माय कैपिटल प्रोवाइडर्स फॉर मी, कि उनको हर साल के एंड पे मुझसे क्या चाहिए. दैट इज़ द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम माय कैपिटल प्रोवाइडर्स. और अगर मैं देखूँ मेरे लेंडर्स की एक्सपेक्टेशन क्या है, मेरे लेंडर्स की एक्सपेक्टेशन है कि उनको इंटरेस्ट की रीपेमेंट्स चाहिए, और दैट इज़ अ कॉस्ट फॉर मी. और मेरे जो इक्विटी प्रोवाइडर्स हैं और उनको रिटर्न चाहिए इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल गेन्स, इन द फॉर्म ऑफ द डिविडेंड रीपेमेंट्स. तो डिविडेंड पेमेंट सॉरी, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड पेमेंट्स, तो दैट इज़ अ कॉस्ट फॉर मी एज वेल. तो ये सबसे पहले मैं देखूंगा कि मेरी अभी जो कॉस्ट है वो कितनी है, और फिर मैं अगर 10 करोड़ रुपीज़ रेज कर लेता हूँ इधर इन द फॉर्म ऑफ लोन और इक्विटी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन पे या सेपरेटली, तो मेरी आफ्टर फाइनेंसिंग की कॉस्ट कितनी होगी मैं ऐसा ये भी डिटरमिन कर लूँगा. तो प्री फाइनेंसिंग एंड आफ्टर फाइनेंसिंग की जब मैं कॉस्ट डिटरमिन कर लूँगा, उसके बाद मुझे प्रोसीड करना होगा कि किसी भी प्रोजेक्ट में मैं अगर इन्वेस्ट करता हूँ तो उस प्रोजेक्ट का अपना रिटर्न कितना है. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आया एक्सपेंशन का, प्रोजेक्ट एक्स, और प्रोजेक्ट एक्स का मैंने रिटर्न निकाला, तो उस प्रोजेक्ट का रिटर्न था 14%. और मैंने जिस हिसाब से अपनी फाइनेंसिंग की ना, मेरा एग्जिस्टिंग वैक था 10%. अब लेकिन मैंने जो फाइनेंसिंग की, वो फाइनेंसिंग करने के बाद मेरा वैक बढ़ गया और मेरा वो 12.5% पे चला गया, क्योंकि ये प्रोजेक्ट एक्स 14% का रिटर्न दे रहा है. तो और मेरा आफ्टर फाइनेंसिंग, पोस्ट फाइनेंसिंग का जो मेरा वैक है वो 12.5% पे हो गया. तो स्टिल देर इज़ अ रूम ऑफ 1.5%, मतलब मुझे 1.5% का एक्सेसिव मुझे फ़ायदा हो रहा है इस प्रोजेक्ट से. और मैं 12.5%, ये जो 14% का मुझे रिटर्न आया ना, ये रिटर्न इसका मतलब यही है कि 12.5% पे मेरे इक्विटी होल्डर्स और डेट होल्डर्स सेटिस्फाइड होंगे, और बीच का जो डिफरेंस है वो एक्स्ट्रल मैं एक्सपेंशन अपने रिजर्व्स में लेकर जा सकता हूँ, और फर्दर मैं अपनी कंपनी को एक्सपैंड कर सकता हूँ. सो अगर ये इस प्रोजेक्ट एक्स का रिटर्न 12.5% भी होता ना, इसका मतलब भी ये होता कि इस प्रोजेक्ट के वो परस्यू करने से मेरे जो डेट होल्डर और इक्विटी होल्डर्स हैं दे बोथ वुड बी सेटिस्फाइड. तो देखिए सबसे पहले हमने नीड क्या पढ़ी, हमें नीड पढ़ी कि मेरी अपनी कॉस्ट क्या है, ये डिटरमिन करने की एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल. और उसके बाद अगर मैं फाइनेंसिंग कर लेता हूँ तो मेरी आफ्टर फाइनेंसिंग जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या है. जब मैंने वो डिटरमिन कर लिया, तो उसके बाद मैंने कंपेयर कर लिया कि मेरे जो किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया एक्स वाई जी कोई प्रोजेक्ट, उसका रिटर्न और मेरी आफ्टर फाइनेंसिंग जो मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसका रिटर्न. इट शुड बी, देयर शुड बी सर्टेन डिफरेंस, या फिर दे बोथ शुड बी इक्वल. मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल और मेरी आफ्टर फाइनेंसिंग के जो रिटर्न है दे शुड बी इक्वल ईदर, और दे देयर शुड बी सर्टेन डिफरेंस. और जितना ज़्यादा अच्छा डिफरेंस होगा इतना इतना ही बेहतर होगा. अगर प्रपोज प्रोजेक्ट का रिटर्न और मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत ज़्यादा कम है, प्रपोज प्रोजेक्ट का रिटर्न बहुत ज़्यादा है, तो दैट्स गुड फॉर द कंपनी. कंपनी जो बीच का डिफरेंस है वो अपने एक्सपेंशन की तरफ यूज़ कर सकती है, और उसके अपने जो मेन स्टेक होल्डर्स है, प्राइमरी स्टेक होल्डर्स, इसके में इसका लेंडर और इक्विटी होल्डर्स है, दे वुड बी मोर सेटिस्फाइड विद दैम. तो इस सबको किसी भी प्रोजेक्ट की प्लानिंग करने से पहले उसकी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड
मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए कि मेरी कैपिटल की कॉस्ट कितनी है, और उसके बाद अगर मैं इसको किसी भी तरीके से फाइनेंस करता हूँ, तो फाइनेंस करने के बाद मेरी कॉस्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है कैपिटल कॉस्ट पे, और इसको मैं कंपेयर करके देखूँ किसी भी प्रोजेक्ट के साथ, तो उस प्रोजेक्ट से कितना मुझे रिटर्न आएगा। इस पूरे प्रोसेस में मुझे इन्वेस्टमेंट डिसीजन में मेरी ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल की कैलकुलेशन बहुत मुझे मैटर करती है, और ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज एक्चुअली वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन्स द कैपिटल दैट यू आर रेजिंग फ्रॉम ईदर लैंडर्स और फ्रॉम द इक्विटी होल्डर्स, उसकी कॉस्ट कितनी है, और उसकी कॉस्ट आप सबसे पहले आप डिटरमिन करेंगे, उसके बाद फर्दर उसको कंपेयर करेंगे किसी भी प्रोजेक्ट के रिटर्न के साथ। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। इसको हम फर्दर और डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे अदर वीडियोस में कि इसको वैक को डिटरमिन कैसे करते हैं और वैक की क्या लिमिटेशंस हैं और इसको अंडरस्टैंड करने के क्या सेवरल एस्पेक्ट्स हैं। थैंक यू।